एक्सेस में मैं रेणु गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। आज हिंदी शिक्षण के अंतर्गत मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ भाषा की प्रकृति। देखिए, इससे पहले हमने भाषा के अर्थ को, भाषा की प्रकृति को शॉर्ट रूप में समझ लिया था, विस्तृत रूप में भी समझ लिया था, लेकिन अब हमें इसे बिंदुओं के रूप में अध्ययन करने की आवश्यकता है। भाषा के विषय में मैंने आपको जानकारी दे दी थी कि जिस व्यक्ति की भाषा जितनी समुन्नत, जिसकी समृद्ध होगी, संप्रेषणीयता जिसमें ज़्यादा अच्छी होगी, वह व्यक्ति कभी भी अवनति को प्राप्त नहीं कर पाएगा। वह व्यक्ति समाज में अपना एक स्थान अवश्य बना लेगा। तो हम कहें कि भाषा की प्रकृति को हम निम्न बिंदुओं के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। पहला है, भाषा विचार की अभिव्यक्ति होती है। भाषा की प्रकृति क्या होती है कि भाषा विचारों की अभिव्यक्ति होती है। यह हमें पता है कि हम अपने एक दूसरे से विचार विनिमय करने के लिए, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए, दूसरे के विचारों को समाहित करने के लिए, समझने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है। जिसकी अभिव्यक्ति जितनी सॉलिड होगी, जितनी सुदृढ़ होगी, जो व्यक्ति अपनी बात को जितने तर्कपूर्ण ढंग से, जितने प्रभावी ढंग से दूसरे तक पहुंचाएगा, वह असर करेगी ही। तो भाषा को हम क्या कह सकते हैं? विचारों की अभिव्यक्ति यह होती है। देखिए, भाषा विचार की समवायिका होती है। भाषा क्या होती है? विचार की समवायिका, विचारों को ले जाने वाली। जैसे हमारे बॉडी में नसें होती हैं जिनको रुधिर का आदान प्रदान करती रहती हैं, उसी तरह हमारे जो हमारा भौतिक परिवेश है, उसमें हमारे माइंड के, मतलब हमारी मानसिकता को समझने के लिए, दूसरे की मानसिकता से परिचित होने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? भाषा की आवश्यकता होती है। इस दृष्टिकोण से इन्हें समवायिका कहा जाता है। लाने ले जाने का काम ये करती है। किसके लाने ले जाने का? कोई भौतिक वस्तु नहीं है, केवल विचारों के लाने ले जाने का कार्य कौन करती है? भाषा करती है। यह हमारे विचारों को दूसरों तक पहुंचाती है और दूसरों के विचारों को हम तक लाने का प्रयास करती है, बशर्ते इसमें हमारी जो भाषा है वह हमारे भावों को, हमारे संवेगों को उचित रूप से रिप्रेजेंट करने वाली होनी चाहिए। अगर हम जो कुछ कहना चाहते हैं वह सामने वाले व्यक्ति की समझ में नहीं आता है, उसके लिए हमने भाषा के उचित शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, तो वह उसी रूप में वह दूसरा अर्थ निकालेगा और दूसरा अर्थ निकालने पर वही हमारी भाषा की व्यक्ति कमजोर पड़ जाएगी। तो यह समवायिका के रूप में उचित जो संवेग हमारे अंदर हैं, जिस भाव से हमने वाक्य को बोला है, जिस भाव से, भावना से हमने शब्दों को रिप्रेजेंट किया है, उसी रूप में वह दूसरे व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। तो यह मानव मन के भावों को व्यक्त करती है। यही वाली बात है कि भाषा विचार की समवायिका होती है। यह मानव मन के भावों को व्यक्त करती है। मेरे मन में क्या चल रहा है, मैं क्या कहना चाहती हूँ और किस भावना से उसको कहना चाहती हूँ, इसकी प्रदर्शनी की कौन करेगा? इसको कौन बताएगा? इसको मेरी भाषा ही रिप्रेजेंट करेगी। इसको प्रस्तुत करने का एकमात्र साधन मेरे पास क्या है? मेरी भाषा। मुझे दुख है और आपके गम में मैं गमगीन हूँ, लेकिन मैं हंसकर उस बात को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। इट मीन्स मैंने मेरी भाषा का उचित प्रयोग नहीं किया है। व्यक्ति वही सफल है जो समय और परिस्थिति के अनुसार उस भावना को रिप्रेजेंट कर सके, उस भावों को रिप्रेजेंट कर सके। अगर आपकी भाषा में वह ताकत नहीं है,
अगर आपकी भाषा में यह ताकत नहीं है तो वास्तव में आपने अपनी भाषा का उपयुक्त प्रयोग नहीं किया है। आपको अभी अपनी भाषा को परिमार्जित करने की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? भाषा को परिमार्जित करने की। मानव की संवेदना, हास्य, व्यंग आदि भाव भाषा से ही स्पष्ट होते हैं। वही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि मैं आपके गम में गमगीन हूँ, लेकिन मैंने उसके लिए उचित शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, मैंने खुशी के शब्दों का प्रयोग कर लिया है, तो मेरी भाषा परिपक्व नहीं है। तो यही चीज़ है कि वह मानव की संवेदना, हास्य, मानव की संवेदना, हास्य, व्यंग आदि भाव भाषा से स्पष्ट होते हैं। आदि जो भाव हैं वह किससे स्पष्ट होते हैं? भाषा से स्पष्ट होते हैं। मानव की भाषा हमेशा उसके विचार को मुखरित करती है। मानव की भाषा हमेशा मुखरित करती है, विचारों को मुखरित करती है। ऐसा कहा जा सकता है कि भाषा और विचार एक सिक्के के दो पहलू हैं। अर्थ है क्या कहा जा सकता है? भाषा और विचार, भाषा और विचार भाषा और विचार जो है वह एक ही सिक्के के दो पहलू है, यानी एक दूसरे के पूरक है। जैसे हमारी विचारधारा होगी, जैसे हमारे विचार होंगे, वैसे ही हमारी भाषा हमारे मुंह से मुखरित होगी। अगर मेरे अंदर तुम्हारे लिए सिंपैथी नहीं है, मेरे अंदर आपके लिए कोई सहानुभूति नहीं है, तो मैं कड़वे ही शब्दों का प्रयोग करूँगी, चला के नहीं। यह मेरे विचार मेरे से करवाएंगे कि मेरी भाषा में वह अपने आप ही मुखरित हो जाएंगे। तो सिक्के के दो पहलू रहते हैं ये भाषा और विचार, जो हमेशा साथ रहते हैं। मानव जब भी अपने भावों को अभिव्यक्त करना चाहेगा, उसे भाषा माध्यम की आवश्यकता महसूस होगी। जब भी वह अपने भावों को अभिव्यक्त करना चाहेगा, तो उसे भावों को अभिव्यक्त कैसे करना? मुझे आपके साथ सिंपैथी है, सहानुभूति है, संवेदना व्यक्त करनी है, तो मैं किसका प्रयोग करूँगी? मेरे अंदर विचार तो है कि यह व्यक्ति बहुत परेशान है, मुझे इससे पूरी हमदर्दी है, या मैं इसकी सहायता करना चाहती हूँ, तो मैं कैसे करूँगी? मुझे उसके लिए किसकी आवश्यकता होगी? भाषा की आवश्यकता होगी। तो भाषा माध्यम की आवश्यकता मुझे ज़रूर महसूस होगी जब मेरे अंदर विचार उत्पन्न होंगे। अगर वह माध्यम मैंने गलत प्रयोग किया है, उस माध्यम का मैंने गलत किया है, तो मैं समाज में उन्नति नहीं कर पाऊंगी। तो मैं कह सकती हूँ कि मेरी भाषा में कमी है। दूसरी ओर मानव जब भी भाषा का प्रयोग करेगा, उसके मनोभाव स्पष्ट होंगे। इस प्रकार में एक दूसरे के ये पूरक है। जब भी वह भाषा का प्रयोग करेगा तो उसके विचार उसमें परिलक्षित होंगे। इस प्रकार इनको क्या कहा गया है? एक दूसरे के पूरक कहा गया है। जब आपके अंदर विचार ही नहीं होंगे तो आप भाषा का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अगर आपके अंदर विचार ऐसा हो नहीं सकता कि आपके अंदर विचार हो और भाषा आपके पास नहीं हो। दूसरी प्रकृति है इसकी, भाषा वातावरणीय होती है, वंशानुगत नहीं। ये पहले भी मैंने आपको बताया।
मैंने कहा कि भाषा मनुष्य की उपार्जित संपत्ति है, ना कि यह वंशानुगत या ना कि यह जन्मजात। ऐसा नहीं है कि जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया है उसकी भाषा आपके अंदर आएगी ही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भाषा पर जो पूरा प्रभाव देखने को मिलता है वह आपके वातावरण का भी देखने को मिलता है। अगर आप जैसे वातावरण हो सकता है आप अपने माता पिता की भाषा से उतने ही परिचित ना हो जितने आप, जैसे कोई व्यक्ति है, कोई बालक है, उस पर क्षेत्रीय प्रभाव शुरू में तो रहता है लेकिन बाद में वह कहीं दूसरे उसमें पढ़ने के लिए चला जाता है, बहुत टाइम बाहर रहा है स्टडी के लिए या व्यापार के लिए, किसी वजह से उसे घर से बाहर रहना पड़ा है, अपने प्रदेश से बाहर रहना पड़ा है, तो वह वहाँ की भाषा अपने अंदर उतने अच्छे से समाहित कर लेता है जितना वह अपनी क्षेत्रीय भाषा के शब्दों को नहीं कर पाता। तो इस पर वातावरण का प्रभाव ज़्यादा रहता है बजाय किसके, वंशानुगत के। तो भाषा पारिवारिक होती है क्योंकि बालक जिस स्थान पर जन्म लेता है उसी स्थान की वह भाषा सीख लेता है। भाषा पारिवारिक ज़रूर होती है, ऐसा नहीं है कि वह क्योंकि वह जिस स्थान पर जन्म लेता है उस स्थान की भाषा सीख लेता है। जिस स्थान पर वह जन्म लेता है उस स्थान की भाषा तो उसे अनुकरण द्वारा आ जाती है क्योंकि पैदा होते ही तो वह दूसरे प्रदेश में नहीं चला जाएगा, और यदि चला भी जाएगा तो अगर वह पैदा होते ही किसी दूसरे के पास चला जाता है, उसका वातावरण बदल दिया जाता है तो उस पर उस जन्म स्थान की भाषा का प्रभाव नहीं आएगा। लेकिन पारिवारिक तो होती है क्योंकि बालक जिस स्थान पर जन्म लेता है उस स्थान की भाषा वह सीख लेता है। शायद इसी प्रकृति के कारण भाषा में क्षेत्र बदलने के साथ ही परिवर्तन होता रहता है, और इस परिवर्तन के कारण ही क्योंकि वह क्षेत्र बदलता है, स्थान बदलता है, तो उसकी भाषा में भी परिवर्तन होता रहता है। और इसी कारण से हम कह सकते हैं कि भाषा में, हिंदी भाषा में या किसी भाषा में उपबोलियों का, क्षेत्रीय भाषाओं का और प्रादेशिक भाषाओं का क्या होता है, विकास होता है, परिवर्तन हो जाता है। अगर बच्चा हिंदी भाषी परिवेश में रहता है तो हिंदी भाषा सीखेगा, अगर वह अंग्रेजी भाषी परिवेश में रहता है तो अंग्रेजी सीखेगा। बच्चा जन्म, भाई जैसे है हम कहें, एक बात कहें, मैं आपको बताना चाहती हूँ जो वर्तमान परिवेश के अकॉर्डिंग सही है कि मैं हूँ हिंदी भाषी, ठीक है, और मेरे बच्चे भी क्या होंगे, हिंदी भाषी, क्योंकि मेरा जो परिवेश है वह अंग्रेजी परिवेश नहीं है। और यदि मैं ही हिंदी भाषी होने के साथ साथ उन्हें अंग्रेजी परिवेश प्रदान करती हूँ मेरे बच्चों को, या अंग्रेजी सिखाती रहती हूँ शुरू से ही, तो वह बालक ऐसे नहीं है कि वे हिंदी परिवेश में रहकर भी अंग्रेजी नहीं सीख पाएँ, ऐसा नहीं होता है। जैसा वातावरण, जैसा माहौल बच्चों को दिया जाता है, बालक को प्रदान किया जाता है, उसका जो उसकी जो भाषा है उसी रूप को ग्रहण कर लेती है। तो बच्चा हिंदी परिवेश में रहता है तो हिंदी सीखेगा, और अंग्रेजी परिवेश में रहता है तो अंग्रेजी सीखेगा। बच्चा जन्म से किसी भाषा को सीख कर नहीं आता, मैंने ये पहले ही बता दिया था कि वह जन्म से कोई भाषा सीख के नहीं आता, क्योंकि हम देखते हैं कि जन्म के 1-1.25 साल 2 साल बाद बालक की भाषा का विकास होना प्रारंभ होता है, और वह जितने भी शब्द अपनाता है, जितने भी शब्द बोलने की कोशिश करता है, वह आपके होंगे, ना कि उसके। उसे उसका अर्थ भी नहीं पता होगा। जैसे जैसे वह शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे वह बड़ा होगा, जैसे जैसे वह परिपक्व होगा, वह उन शब्दों का अर्थ सीखने लगेगा, लेकिन उसके खुद के शब्द नहीं है, वो आपके द्वारा दिए हुए होते हैं। तो किसी भाषा को सीखकर नहीं आता, वह अपने परिवर्तन काल में परिवेश के लोगों के विचार संप्रेषण के साधनों का अनुकरण करता है। वह अपने परिवर्तन काल में, अपने बड़े होने के जो काल है उसमें वह अपने आसपास के लोग, जितने भी व्यक्ति उसके पास हैं, उनकी भाषा के शब्दों का अनुकरण करने का प्रयास करता है, उनको अपनी भाषा में अपनाने का वह प्रयास करता है।
इस संदर्भ में एक छोटा सा उदाहरण दिया जा सकता है। अगर हिंदी भाषी परिवार का बच्चा यदि जन्म के पास अंग्रेजी परिवार में चला जाए, मैंने बताया कि हिंदी भाषी है, और उदाहरण के लिए यदि एक हिंदी भाषी परिवेश का बालक जन्म के बाद अंग्रेजी भाषी परिवेश में चला जाता है तो वह कैसा होगा? कैसा होगा आप बताइए? तो वह कैसा बच्चा कहलाएगा? अंग्रेजी भाषी ही कहलाएगा। क्योंकि वह हिंदी भाषी रहा ही नहीं, जन्म के बाद उसे माहौल कैसा मिला है? अंग्रेजी भाषी का मिला है, तो वह अंग्रेजी भाषी कहलाएगा, ना कि हिंदी भाषी। तो यही है कि भाषा पर वातावरण का प्रभाव ज़्यादा होता है, वंशानुक्रम का नहीं होता है। यदि अंग्रेजी भाषी परिवार का बच्चा जन्म के बाद हिंदी भाषी परिवार में आ जाता है, पाला जाए, तो वह हिंदी भाषी हो जाएगा। यह परिवर्तन अन्य भाषाओं के साथ भी हो सकता है। अतः यह स्पष्ट है कि भाषा वातावरणीय होती है, बल्कि यह परिवर्तन ऐसा नहीं है कि हिंदी और अंग्रेजी के साथ ही हो। यदि हिंदी बोलने वाला बंगाल पहुंच जाए तो वह बंगाली हो जाता है, यदि वह तमिल में पहुंच जाए तो वह तमिल भाषी हो जाता है। यानी कि मनुष्य में पावर है कि वह भाषा को अर्जित कर सकता है, उसमें बोल सकता है, उसमें अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। इस आधार पर ये कहा जा सकता है कि भाषा वातावरण के अनुकूल होती है, ना कि वंशानुगत के अनुकूल। ठीक है, अगला है हमारा भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा कैसी होती है? परिवर्तनशील होती है। भाषा स्थान बदलने के साथ ही बदल जाती है। परिवर्तनशील कैसे होती है भाषा? स्थान बदलने के साथ ही बदल जाती है। कैसे बदल जाती है? आपने देखा होगा कई बार हम बच्चों को घर पर तो अपनी घर की भाषा सिखाते हैं, माता पिता की जो भाषा होती है वही सिखाते हैं। धीरे धीरे उसको पढ़ने के लिए हम विद्यालय भेजते हैं। उसके बाद जब वह बड़ा होता है तो वह महाविद्यालय में प्रवेश करता है, उसकी भाषा और भी परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद हम देखें तो गर्ल्स के रूप में अगर हम देखें तो गर्ल्स की जब शादी कर दी जाती है तो वह दूसरे परिप्रेक्ष्य में पहुंच जाती हैं। और दूसरे परिप्रेक्ष्य, ऐसा नहीं है कि दूसरे परिप्रेक्ष्य का जो प्रभाव है उसकी भाषा पर नहीं आता। दूसरे परिप्रेक्ष्य, दूसरे स्थान की भाषा का उसके ऊपर पूरा प्रभाव आ जाता है 1-2 साल के अंतर्गत ही। ऐसा नहीं है कि वह उसके भाषा शब्दों को नहीं अपना सकती है और अपनी भाषा को नहीं छोड़ सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी व्यक्ति जिस स्थान में रहता है उस स्थान की भाषा का प्रभाव उस पर जरूर आता है।
तो भाषा को ऐसा नहीं है कि भाषा के स्वरूप को बदला नहीं जा सकता। ये प्रैक्टिस की बात है कि आपने जिस भाषा को आपने बोलने में ज़्यादा प्रयोग किया है, अपने विचार विनिमय में ज़्यादा प्रयोग किया है, वह भाषा आपकी ज़्यादा सुदृढ़ मानी जाएगी। वह भाषा कम सुदृढ़ नहीं, ज़्यादा सुदृढ़ मानी जाएगी और ज़्यादा सुदृढ़ हो जाएगी। उसमें आप अच्छे से अपने, कोई कहता है मैं तो इंग्लिश मीडियम से हूँ मैम, मैं हिंदी मीडियम में हिंदी में अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकती। इट मीन्स वह हिंदी में रही नहीं है, हिंदी में जन्मी नहीं है, हिंदी में जन्मी नहीं है तो यहाँ कैसे आ गई, हिंदी के परिवेश से वह परिचित नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन काम क्या है, बात क्या हुई है कि उसने अपनी स्टडी इंग्लिश मीडियम में कर ली है और वह इंग्लिश में ज़्यादा अपने विचारों को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकती है। तो यही चीज़ है कि भाषा पर स्थान बदलने के साथ ही बदलाव आ जाता है, क्योंकि भाषा पर समय, स्थान और व्यवहार का प्रभाव पड़ता है। क्योंकि भाषा पर समय, स्थान और व्यवहार का समय, स्थान और व्यवहार का प्रभाव भाषा पर पड़ता है। सामान्य रूप से कोई भाषाभाषी अपनी भाषा में विशेष परिवर्तन नहीं आने देना चाहता, फिर भी कालांतर में भाषा बहुत परिवर्तित हो जाती है। सामान्य तौर पर ये है कि हम जिस भाषा में परिपक्व हैं, जो भाषा हमारी सॉलिड है, उस पर किसी दूसरी भाषा का प्रभाव ना पड़े। लेकिन लंबे समय में, सामान्य में जैसे हम 1-2 साल की बात करें तो हमारी भाषा इतनी परिवर्तित नहीं होती है, दूसरी भाषा का प्रभाव उसमें उतना अधिक नहीं आता। या हम कहें कि हमने जो पहले भाषा सीख ली है उसको हम इतनी जल्दी नहीं भुला पाते। लेकिन कालांतर में जैसे ज़्यादा समय हो जाता है, हमें उस परिवेश में ज़्यादा रहते रहते ज़्यादा समय हो गया है, हमने उस दूसरी भाषा का प्रयोग ज़्यादा कर लिया है, तो हमारी भाषा क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि वह बिना प्रभावित हुए रह जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए चौसर की अंग्रेजी की तुलना वर्तमान अंग्रेजी से की जा सकती है, जो काफ़ी भिन्नता प्रदर्शित करती है। वेदिकालीन संस्कृत भी वर्तमान संस्कृत से एकदम भिन्न है। या हम कहें गणित में, ये तो हिंदी संस्कृत की बात हो गई, अंग्रेजी की बात हो गई, भाषा की बात हो गई। अगर हम गणित को भी देखें तो हम एक वर्तमान में 2 गणित चल रही हैं, वैदिक गणित, सामान्य गणित। तो वैदिक गणित है तो गणित ही, लेकिन वह सामान्य गणित से बिल्कुल डिफरेंट है। अगर कोई वैदिक गणित में अपना जो कैलकुलेशन है वो करता है तो वह सामान्य गणित में उतने आसानी से नहीं कर सकता। कोई सामान्य गणित में करता है तो वह वैदिक गणित में इतने आसानी से नहीं कर सकता। ऐसे अंग्रेजी है, अंग्रेजी परिवर्तित हो गई है। और हम कहें कि जो वैदिक कालीन जो संस्कृत है वह वर्तमान संस्कृत से पूरी तरह डिफरेंट है। वेदों की भाषा ज़्यादा टफ होती थी, और जबकि संस्कृत भाषा ज़्यादा परिमार्जित परिष्कृत हो चुकी है, लेकिन वह उससे पूरी तरह से भिन्न है। वर्तमान हिंदी का स्वरूप भी प्राचीन हिंदी से बिल्कुल अलग है। हिंदी में हम कहें कि ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है, राजस्थानी है, बदायूनी है, गढ़वाली है, कुमायूनी, सब हिंदी के ही रूप है। लेकिन वर्तमान जो हिंदी है वह प्राचीन हिंदी से पूरी तरह से परिवर्तित है। लेकिन संपूर्ण ओवरऑल रूप में हम कहें तो हम हिंदी भाषी ही कहलाते हैं। अगला बिंदु है हमारा, भाषा अनुकरणीय होती है। अनुकरणीय होती है। जैसे भाषा ग्रहणशील होती है, ठीक मानव मस्तिष्क के समान।
भाषा की जो ग्रहणशीलता है वो कैसे होती है, मानव मस्तिष्क के समान होती है। मानव का मस्तिष्क जिस अकॉर्डिंग उसे ग्रहण करना चाहता है उसी के अकॉर्डिंग में ग्रहण होती है। जिस प्रकार मानव मस्तिष्क किसी घटना या परिवर्तन को तुरंत ग्रहण करने की क्षमता रखता है, उसी प्रकार भाषा भी नवीन शब्द, लोकोक्ति, मुहावरा, अभिव्यक्ति शैली को ग्रहण कर लेती है। जिस प्रकार क्या होती है, मानव मस्तिष्क के समान होती है। जिस प्रकार हमारे मस्तिष्क पर वर्तमान कोई घटना हुई हो, कोई मामला है, कोई परिवर्तन है, उसको तुरंत ग्रहण करने की क्षमता हमारे किस में होती है, मानव मस्तिष्क में होती है, तुरंत ग्रहण करने की, उसका प्रभाव हमारे ऊपर ज़्यादा रहता है। उसी प्रकार हमारी जो भाषा होती है उसमें क्या है, नवीन शब्द, लोकोक्ति, मुहावरा, अभिव्यक्ति शैली, भाषा में नवीन शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे, अभिव्यक्ति शैली, को ग्रहण करने की क्षमता होती है। ग्रहण करने की उसमें क्या होती है, उसी भाषा की इस ग्रहणशीलता प्रकृति के कारण साहित्य में युग परिवर्तन होते चलते हैं। भाषा की साहित्य में ग्रहणशीलता के कारण ही भाषा के युग, साहित्य युग में भी परिवर्तन हो जाता है। कैसे, जैसे मैंने कहा भक्तिकालीन भाषा कोई और थी, मध्यकालीन और आधुनिक अध्ययन कुछ और है, तो वह किस कारण, हिंदी भाषा में परिवर्तन के कारण उसने नए नए शब्दों को ग्रहण किया, नए नए बोलियों के शब्दों को ग्रहण किया, नए साहित्य का सृजन किया, कवियों ने उनकी अपने साहित्य का उसमें निर्माण किया। तो इसकी जो ग्रहणशीलता है, क्योंकि यह अनुकरण के द्वारा होती है, अनुकरणीय कैपेसिटी भाषा की ज़्यादा होती है, व्यक्ति की ज़्यादा होती है। व्यक्ति जितने लोगों के अनुकरण में आता है, जितनी भाषाओं का अनुकरण करता है, उसकी भाषा उतनी ही परिवर्तित हो जाती है। भाषा का रूप लिखित होता है। भाषा का जो रूप है कैसा होता है, लिखित होता है। हालांकि मौखिक अभिव्यक्ति भी सुदृढ़ होती है, लेकिन भाषा का जो मानक रूप है वह लिखित ही होता है। विकास क्रम में मानव ने लिपि का आविष्कार किया। वह अपने भावों को विकास के क्रम में, भाषा के विकास के क्रम में लिपि का विकास के जो क्रम है, भाषा के विकास के क्रम में मानव ने लिपि का आविष्कार किया। लिपि का आविष्कार किया। अब वह अपने भावों को लिपिबद्ध करता है। हड़प्पा संस्कृति के लोग चित्रलिपि का प्रयोग करते थे। प्राचीन मिस्र की लिपि हलगैलिफ लिपि थी। हड़प्पा संस्कृति यानी अपने भावों को, विचारों को वह लिपिबद्ध करने लगा। हड़प्पा संस्कृति के जो लोग थे वह अपने जो विचार थे उनको चित्रलिपि का प्रयोग करते थे। हड़प्पा संस्कृति के लोग चित्रलिपि का प्रयोग कर लेते। प्राचीन संस्कृति, प्राचीन
हम कहें प्राचीन मिस्र की लिपि हरगैलिफ गैली मिस्र लिपि क्या थी? हरगैलिफिक लिपि थी। हरगैलिफिक लिपि थी। तो इस प्रकार भाषा का जो रूप होता है वह लिपिबद्ध होता है। हमारी जो हिंदी की लिपि है वह क्या है? देवनागरी लिपि है। इस तरह अगला बिंदु है हमारा भाषा परंपरा से संबंधित होती है। एक पीढ़ी अपनी भाषा का आदान प्रदान करती है, अतः भाषा परंपरागत रूप से आत्मसात परंपरागत रूप है भाषा, यानी एक पीढ़ी अपनी दूसरी पीढ़ी को भाषा का क्या करती है? आदान प्रदान करती है और भाषा उन शब्दों को आत्मसात करती रहती है, परंपरागत रूप में आत्मसात कर लेती है, जिसके कारण भाषा के परिवर्तित रूप से में भी उसके मूल रूप के ही दर्शन होते हैं। शब्द, वाक्य, अभिव्यक्ति, लोकोक्ति, मुहावरे, उदाहरण के लिए सूर, तुलसी, कबीर, रहीम आदि की भाषा अभिव्यक्ति शैली का ही अनुकरणीय रूप है, क्योंकि ये एक ही काल के व्यक्ति हैं। इस कारण उन्होंने अपनी भाषा को परिवर्तित तो किया है, लेकिन वह अपनी भाषा के मूल रूप से बिल्कुल नहीं हट पाए हैं, क्योंकि वह पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी भाषा को परिमार्जित करते हैं, लेकिन अपने मूल रूप को वह ग्रहण करते हुए चलते हैं। इस कारण हम ये नहीं कह सकते कि अगर हमें सूरदास की भाषा आती है तो हमें तुलसीदास की भाषा नहीं आती होगी, तुलसीदास की आती है तो हम कबीर की भाषा को नहीं समझ सकते। कुछ उसमें नए शब्द आ गए हैं, लेकिन वह अपने मूल अर्थ को नहीं छोड़ पाए हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भाषा अपने परंपरागत परंपरा से संबंधित है। भाषा का संबंध बिल्कुल हटके नहीं है। हालांकि भाषा पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, यह वंशानुगत नहीं है, लेकिन एक ही वातावरण के लोगों के व्यक्तियों में, जैसे युवा पीढ़ी है और वृद्ध लोग हैं, उनकी भाषा परिवर्तित होने के साथ होती है, लेकिन अपने मूल रूप से वह बिल्कुल नहीं हटती है। तो ये भाषा की प्रकृति थी। भाषा का रूप उच्चारित होता है, बिना उच्चारण के हम भाषा को नहीं समझ सकते, क्योंकि ये ध्वनि समूहों का क्या है? ध्वनि समूह मात्र है, ध्वनियों का समूह मात्र है, इसलिए इसका जो रूप होता है वह उच्चारित भी होता है, लिखित रूप भी होता है और उच्चारित रूप भी होता है। अगर आप मौखिक अभिव्यक्ति करना चाहते हैं तो उससे आपकी ध्वनि समूह का प्रयोग करना होगा और लिखित रूप में भी आपको ध्वनि समूह का प्रयोग करना होगा। इस तरह से भाषा की प्रकृति के विषय में हमने विस्तृत अध्ययन किया। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।